Good morning students, welcome to MKH video series. I am Shivani. Today we are going to start the remaining part of the chapter, that is the fundamental unit of life. लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है, साइटोप्लाज्म क्या होता है और सेल क्या होते हैं। मतलब हमने बेसिक स्ट्रक्चर देख ली थी किसकी, हमारे सेल की। अब हम सेल ऑर्गेन्स के बारे में बात करते हैं, सेल ऑर्गेनल्स। ठीक है, कि एक्चुअल में मैंने आपको बताया था जो सेल है, बहुत सारे सेल मिलकर एक सेल ऑर्गेनल बनाते हैं। सेल के अंदर क्या प्रेजेंट रहते हैं, सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट रहते हैं, जो कि किसमें काम आते हैं, हमारी बॉडी को फंक्शन करने में काम आते हैं। हमारी बॉडी का जितना भी फंक्शन है वो कौन परफॉर्म करता है, सेल ऑर्गेनल्स। अब वो सेल ऑर्गेनल कौन कौन से हैं हमारी बॉडी में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी अपरेटस, लाइजोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स एंड वोक्यूल्स। ये सब हमें अब डिस्कस में पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब मैं यहाँ सबसे ये जितने भी मैंने यहाँ नेम लिखे हैं, सेल ऑर्गेनल्स लिखे हैं, इन सबको मैं एक एक नाम दूँगी। मतलब वो एक्चुअल में आपको एग्जाम में लिखना नहीं है, समझने में आपको इजी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, इसको हम बोलेंगे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। क्या बोलेंगे, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। अब इसको मैन्युफैक्चरिंग यूनिट क्यों बोला है, देखेंगे अभी इसके फंक्शन में कि ये क्या काम करता है। मतलब ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, ये क्या करेगा, जितनी भी मैन्युफैक्चर है, कोई भी चीज़ बनानी है तो उसका काम कौन करेगा, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, शॉर्ट में इसको ER। ठीक है, तो जितने भी काम है मैन्युफैक्चरिंग का, जितना भी काम है वो कौन करेगा, ER करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो ये कुछ इस तरह से दिखता है, आपकी बुक में और अच्छे से बनाया होगा, उसको देखना ध्यान से। तो ये जो है, ये हमारा क्या है, न्यूक्लियस है। ये इसके साइड में जो कवर लगा हुआ है, मैंने बताया था सेल में सेंटर में क्या प्रेजेंट रहता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है। और न्यूक्लियस के चारों ओर क्या प्रेजेंट रहती है, एक एनवेलप प्रेजेंट रहती है, जिसको हम क्या बोल रहे थे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोल रहे थे। ये वही चीज़ है। ठीक है, अब यहाँ एक शीट तरह की एक नेटवर्क प्रेजेंट रहता है इसमें। ठीक है, बहुत बड़ा नेटवर्क रहता है जिसमें शीट्स और ट्यूब्स क्या प्रेजेंट रहती है, शीट्स और ट्यूब्स दोनों प्रेजेंट रहती है। अब ये देखो, ऐसा तो है नहीं कि ये एक ही शीट है, बहुत सारी शीट्स हैं और ये वाली ट्यूब्स, ये ट्यूब्स है और ये शीट्स है। ऐसा तो है नहीं कि एक ही शीट है और एक ही ट्यूब है, बहुत सारी है, इसलिए हमने इसको क्या बोला है, लार्ज नेटवर्क बोला है। ठीक है, तो ये बहुत सारी शीट्स और बहुत सारी ट्यूब से मिलकर बना होता है, जिसमें इसको दो पार्ट्स में क्लासिफाइड किया गया है। पहला आता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा आता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो रफ का मतलब देखो, इसके ऊपर दाने दाने से बने होंगे, डॉट डॉट से बने होंगे, उभरा होगा ये थोड़ा सा, तो इसलिए हमने इसको बोल दिया रफ। लेकिन ये वाला है, इस पर कोई भी दाने दाने नहीं है, बिल्कुल भी, देखो बिल्कुल स्मूथ है ये, इसलिए हमने इस वाले को बोल दिया स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, और अब ये राइजोसोम्स मैं बताऊंगी अभी, लेकिन आपको इतना समझ में आ गया, ये हमारा न्यूक्लियस है, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ये रफ क्यों है, क्योंकि इसमें कुछ स्पोर्स प्रेजेंट है, उभरे हुए स्पोर्स प्रेजेंट है, लेकिन इसमें कुछ भी प्रेजेंट नहीं है, इसलिए। ठीक है, तो ये मैंने लिखा है लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स एंड शीट। बहुत बड़ा नेटवर्क है किसका, ट्यूब्स का एंड शीट्स का। एंड लुक्स लाइक लॉन्ग ट्यूब्यूल्स और राउंड पैक्स। इस तरह से राउंड पैक्स भी हैं इसके, है ना, और लॉन्ग ट्यूब भी है। और राउंड पैक को इन्होंने क्या बोला है, वेसिकल्स बोला है। ये जो ट्यूब्स है ना, इनकी राउंड पैक्स जो है, इन राउंड पैक्स को इन्होंने क्या बोल दिया, वेसिकल्स बोल दिया। ठीक है, नेक्स्ट अब हम बोलते हैं कि इसको फंक्शनल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट क्यों बोला है, क्योंकि ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, ये किस में काम आता है, राइबोसोम्स बनाने में काम आता है। राइबोसोम्स आर प्रेजेंट इन ऑल द एक्टिव सेल्स आर द साइट ऑफ प्रोटीन मैन्युफैक्चर। इसमें राइबोसोम्स बनते हैं और जहाँ राइबोसोम्स बनेंगे वो किसका मैन्युफैक्चर करेंगे, प्रोटीन का मैन्युफैक्चर करेंगे। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बोलते हैं। ये आपके क्वेश्चन तो नहीं आएगा कि इसको मैन्युफैक्चरिंग यूनिट क्यों बोलते हैं, ये तो सिंपली मैंने आपको समझाने के लिए एक नाम बताया है कि जब भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आ जाए तो इसका काम क्या है, मैन्युफैक्चरिंग का। ठीक है, तो मैन्युफैक्चरिंग नाम से ही आपको याद हो जाएगा कि ये जो भी हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये क्या करता है, राइबोसोम का फॉर्मेशन करता है। और राइबोसोम किसका मैन्युफैक्चर करती है, प्रोटीन का
मैन्युफैक्चर करती है। और ये काम कौन करता है? हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है, रफ वाला काम करता है। तो आप बोलोगे कि मैम ये स्मूथ वाला क्या करता है, ऐसे ही पड़ा रहता है? नहीं, ये भी काम करता है। ये क्या काम करता है? ये काम करता है हमारे फैट मॉलिक्यूल्स और लिपिड बनाने का काम करता है। ठीक है, किसका मैन्युफैक्चर करता है? ये फैट मॉलिक्यूल्स और लिपिड्स का मैन्युफैक्चर करता है। ठीक है, अब आप बोलोगे कि ये जो फैट मॉलिक्यूल्स एंड लिपिड्स यहाँ बने हैं, क्या ये ऐसे बने हैं, इनका कोई काम नहीं? नहीं, इनका काम है। क्या काम है ये इनका? दीज हेल्प इन द बिल्डिंग ऑफ द सेल मेम्ब्रेन्स, मतलब ये सेल मेम्ब्रेन बनाने के काम आते हैं। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। ठीक है, इस फंक्शन को हम क्या बोलते हैं? मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। अगर आपसे पूछ ले मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस का काम कौन करता है, तो आप बोलोगे फैट मॉलिक्यूल्स और लिपिड। अगर आपसे पूछ ले कि फैट मॉलिक्यूल्स और लिपिड कहाँ बनते हैं, तो आप डायरेक्टली आंसर दोगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। और इसके और फंक्शन क्या है? फैट मॉलिक्यूल्स और लिपिड और क्या करते हैं कि सिर्फ यही काम करते हैं? इसके अलावा ये एंजाइम्स एंड हॉर्मोन्स का भी फंक्शन करते हैं, अदर फंक्शन एज एंजाइम एंड हॉर्मोन्स। ठीक है, ये हो गया हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एक बार दोबारा देख लेते हैं क्या होता है। इसमें शीट्स भी प्रेजेंट रहती है, मतलब शीट्स को हम क्या बोल सकते हैं? वेसिकल्स, राउंड बैग्स या फिर वेसिकल्स भी बोल सकते हैं। और इस तरह से ट्यूब्स भी प्रेजेंट रहती है और ये पूरा एक लार्ज नेटवर्क है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। और ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये किसका मैन्युफैक्चर करता है? ये राइबोसोम बनाता है। और राइबोसोम क्या बनाता है? किसका मैन्युफैक्चर करता है? प्रोटीन का मैन्युफैक्चर करता है। ठीक है, स्मूथ वाला क्या करता है? फैट मॉलिक्यूल्स और लिपिड्स बनाता है। और फैट मॉलिक्यूल्स और लिपिड क्या करते हैं? ये सेल मेम्ब्रेन बनाने का काम करते हैं, जिसको हम मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस बोलते हैं। और इसका काम क्या है? हार्मोन्स और एंजाइम बनाने के काम आता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्या है? गोल्गी अपरेटस। गोल्गी अपरेटस, अब इसको मैंने नाम क्या दिया है? पैकर एंड ट्रांसपोर्टर। मतलब किसी को भी पैक करना और ट्रांसपोर्ट करने का काम कौन करता है? गोल्गी अपरेटस। हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या किया था? वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट थी, मतलब उसने प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चर किया था। लेकिन ये क्या करता है? जो भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में मैन्युफैक्चर हुआ है, उसको पैक करके अलग अलग जगह पे ट्रांसपोर्ट करने का काम कौन करता है? गोल्गी अपरेटस करता है। बात समझ में आ गई? जैसे अब आपके घरों में अमेजोन से सामान आता है। अब वो कैसे आता है? सबसे पहले वो फैक्ट्री में प्रिपेयर होगा, फैक्ट्री में मैन्युफैक्चर होगा, तो वो काम कौन करता है? हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। उसके बाद जो अमेजोन वाले हैं उसको क्या करेंगे? जो फैक्ट्री वाले हैं वो उसको पैक करेंगे, और जो अमेजोन वाले हैं वो क्या करेंगे? उसको ट्रांसपोर्ट करेंगे। तो ये ट्रांसपोर्ट और ये जो पैकिंग का काम है, ये कौन करता है? गोल्गी अपरेटस करता है। ठीक है, इसलिए यहाँ इसको पैकिंग और ट्रांसपोर्टर बोला है। ठीक है, अब इसका नाम अजीब सा क्यों है गोल्गी अपरेटस? क्योंकि इसको डिस्कवर किया था किसने? कैमिलो गोल्गी ने डिस्कवर किया था, इसलिए इसका नाम क्या दिया गया? गोल्गी अपरेटस नाम दिया गया। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें, इट कंसिस्ट ऑफ ए सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स। ठीक है, मतलब ये देखो, ये हमारा क्या है? न्यूक्लियस है। इसके जस्ट ऊपर क्या था? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था। अभी हमने इसकी स्ट्रक्चर देखी थी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। इसके जस्ट ऊपर क्या होता है? गोल्गी अपरेटस। ठीक है, ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन होती है ना, इसी से बाउंड रहता है ये। तो जो भी यहाँ मैन्युफैक्चर हुआ है उसको ट्रांसपोर्ट करने का, उसको पैक करने का काम कौन करता है? ये गोल्गी अपरेटस करता है। ठीक है, बात समझ में आ गई? अब ये देखो, इट कंसिस्ट ऑफ ए सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन। बहुत सारी मेम्ब्रेन है, एक मेम्ब्रेन तो नहीं है, इसलिए यहाँ नाम लिखा है सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन। ठीक है, मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स अरेंज अप्रोक्सीमेटली पैरेलल टू ईच अदर। और कैसे होते हैं? ये एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। ठीक है, ये देखो यहाँ स्ट्रक्चर भी बनी हुई है, एक दूसरे के कैसे हैं? ये पैरेलल है। इन स्टैक्स, मतलब ये एक के ऊपर एक, ये जो स्ट्रक्चर बनाए हैं इसको स्टैक्स बोलते हैं। ठीक है, दीज मेम्ब्रेन कनेक्ट विद द मेम्ब्रेन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मतलब ये किससे कनेक्ट रहते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कनेक्ट रहते हैं। अब फंक्शन देखो, यहाँ से समझ में ही आ गया होगा। फंक्शन आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो। क्या लिखोगे? द मटेरियल सिंथेसाइज नियर द ER। ठीक है, जो ER में जो मटेरियल बना हमारा, वो जो भी सिंथेसाइज हुआ या जो भी मैन्युफैक्चर हुआ, उसको पैक करने का और डिस्पैच करने का टू द वेरियस टारगेट।
अलग अलग जगह पर पहुंचाने का और उसको पैक करने का, किसको, जो भी हमारा मटेरियल बना किसमें, ईआर में, उसका काम कौन करता है, गोल्गी apparatus करता है। ठीक है, इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल, इनसाइड में भी होता है ये सेल के और आउटसाइड में भी होता है। द सेल थ्रू द गोल्गी apparatus, और क्या काम करता है ये, स्टोरेज का काम करता है, मॉडिफिकेशन का करता है, पैकेजिंग का करता है, पैकेजिंग ऑफ प्रोडक्ट्स इन द वेसिकल्स। ठीक है, इजीली नाम से क्लियर हो रहा है। अगर आपको नाम याद है कि इसको क्या बोलते हैं, ईआर को क्या बोलते हैं, गोल्गी apparatus को क्या बोलते हैं, लाइसोसोम्स को क्या बोलते हैं, तो आप इजीली इसके फंक्शंस लिख सकते हो। ठीक है, और इसके अलावा ये क्या काम करता है, सिंपल शुगर जो होती है उसको कॉम्प्लेक्स शुगर में कन्वर्ट करने का काम भी कौन करता है, गोल्गी apparatus करता है। इसके अलावा एक और जो काम करता है ये लाइसोसोम्स का फॉर्मेशन करता है। क्या करता है, लाइसोसोम्स का फॉर्मेशन करता है। अभी लाइसोसोम्स क्या होता है ये अभी हम थर्ड पॉइंट में पढ़ेंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। दोबारा देखो, ये जो गोल्गी apparatus होता है ये किससे कनेक्ट रहता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कनेक्ट रहता है। ठीक है, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो भी मटेरियल हमारा मैन्युफैक्चर हुआ है उसको ट्रांसपोर्ट करने का, उसको पैक करने का, डिस्पैच करने का काम कौन करता है, गोल्गी apparatus। इसके अलावा ये सिंपल शुगर को कॉम्प्लेक्स शुगर में कन्वर्ट करता है, लाइसोसोम्स का फॉर्मेशन करता है, स्टोरेज, मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग का काम कौन करता है, गोल्गी apparatus। इतनी बात समझ में आ गई। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट है लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स है, इसको हम बोलते हैं सुसाइडल बैग्स और गार्बेज बैग। गार्बेज बैग मैंने अपनी तरफ से नाम दिया है। ठीक है, ये आपको एग्जाम में नहीं लिखना है, सिर्फ याद रखने के लिए गार्बेज बैग आप बोल सकते हो। बाकी आपको एग्जाम में क्या लिखना है, सुसाइडल बैग। इसको हम सुसाइडल बैग्स बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये अपने सेल्स को ही डाइजेस्ट कर जाता है, अपने सेल को ही खा जाता है ये। ठीक है, इसलिए इसको सुसाइडल बैग्स बोलते हैं। देखेंगे अभी हम आगे, बट आपको याद रखना है कि इसको हम क्या बोलते हैं, लाइसोसोम्स को सुसाइडल बैग्स बोलते हैं। और गार्बेज बैग क्यों बोला है, क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर जितनी भी जो भी वेस्ट है, जो भी गंदगी है, उन सबको साफ करने का काम कौन करता है, लाइसोसोम्स। इसलिए हम इसको गार्बेज बैग बोलते हैं। मतलब सारा कूड़ा हम किस में डालते हैं, गार्बेज बॉक्स के अंदर डालते हैं। उसी तरह से ये किसका काम कर रहा है, गार्बेज बैग का काम कर रहा है। ठीक है, एक तरह से एक पॉलीथीन सी होती है, थैली सी होती है इस तरह से, जिसके अंदर अगर हम देखें उसको, अगर कभी देखें उसको तो ऐसा लगेगा इसके अंदर कुछ भरा हुआ है। और वो भरा क्या होता है, इसके अंदर कुछ एंजाइम्स फिल्ड रहते हैं। इसीलिए इसके अंदर अगर हम उसको टच करके देखें तो ऐसा लगेगा कुछ भरा हुआ है, या कहीं बाहर से देखें माइक्रोस्कोप वगैरह से अगर हम देखें तो हमें दिखेगा कि इसके अंदर कुछ ना कुछ भरा हुआ है। अब वो क्या भरा हुआ है, डाइजेस्टिव एंजाइम भरा हुआ है। इतनी बात समझ में आ गई आपको। इसको सुसाइडल बैग्स बोलते हैं और गार्बेज बैग बोलते हैं। गार्बेज बैग क्यों बोलते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी में जितना भी वेस्ट है उन सबको क्लीन करने का काम कौन करता है, लाइसोसोम्स। क्योंकि उन सबको क्या करेगा, जितना भी वेस्ट है उन सबको अपने अंदर ले लेगा, अपने अंदर ले लेगा, तो उसी को तो हम गार्बेज बैग बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए लाइसोसोम्स का स्ट्रक्चर देखिए। लाइसोसोम्स आर मेम्ब्रेन बाउंड सैक फिल्ड। मेम्ब्रेन बाउंड सैक फिल्ड मतलब एक थैली सी होती है जिसके अंदर क्या फिल्ड रहता है, फिल्ड विद डाइजेस्टिव एंजाइम, जिसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम फिल्ड रहता है, इसलिए हमें वो भरी भरी सी दिखती है। ठीक है, दीज एंजाइम्स आर मेड बाय रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मतलब ये जो एंजाइम्स है ये किसने प्रिपेयर किया है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। हमने देखा था कि रफ ईआर क्या काम करता है, राइबोसोम्स बनाता है, और राइबोसोम्स क्या करते हैं, प्रोटीन का मैन्युफैक्चर करते हैं। ठीक है, और जो प्रोटीन होते हैं ये किसी ना किसी एंजाइम को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, और वो एंजाइम क्या है यहाँ पर, डाइजेस्टिव एंजाइम। मतलब वो जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो एंजाइम प्रोड्यूस किया था वो एंजाइम क्या है, डाइजेस्टिव एंजाइम है, जो कि किस में काम आ रहा है, अब लाइसोसोम्स में काम आ रहा है, और जो कि लाइसोसोम में फिल हो गया। ठीक है, बात समझ में आ गई। जो भी हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था इसमें क्या बने थे, राइबोसोम्स। ठीक है, वो है यहाँ। ठीक है, राइबोसोम्स बने। राइबोसोम ने किसका मैन्युफैक्चर किया, प्रोटीन का। प्रोटीन क्या करता है, किसी न किसी एंजाइम को प्रोड्यूस करता है, एंजाइम को बनाता है। अब वो एंजाइम इसने कौन सा बना दिया, डाइजेस्टिव एंजाइम, जो कि किस में फिल है, लाइसोसोम्स में।
ठीक है, बात समझ में आ गई। अब देखिए इसका फंक्शन क्या है। लाइसोसोम्स आर द काइंड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम, मतलब ये क्या करता है, सभी वेस्ट को अपने अंदर ले लेता है और वहाँ की साफ सफाई रखता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल्स। लाइसोसोम्स हेल्प्स टू कीप द सेल क्लीन, ये सेल्स को क्या रखता है, क्लीन रखता है। बाय डाइजेस्टिंग एनी फॉरेन मटेरियल, मतलब बाहर से जो भी मटेरियल आ रहा है, जो भी गंदगी आ रही है, उसको क्या कर लेगा, अपने अंदर डाइजेस्ट कर लेगा। और वो डाइजेस्ट क्यों कर पाता है, क्योंकि उसके अंदर क्या प्रेजेंट रहते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, उसके बाद है एज वेल एज द वॉन्स आउट सेल ऑर्गेनल्स, मतलब ये अपने ही सेल ऑर्गेनल्स को खा जाता है। ठीक है, लाइसोसोम्स ब्रेक्स दैम अप एज दे कंटेन पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम, इसके अंदर जो एंजाइम फील होता है ना, वो इतना पावरफुल होता है कि ये क्या कर देता है, लाइसोसोम्स को ब्रेक कर देता है, फट जाएगा लाइसोसोम्स और अपने ही सेल ऑर्गेनल्स को ये खा जाता है, इतना डाइजेस्टिव एंजाइम जो होता है इसके अंदर। ठीक है, अब ये खाएगा कब, मतलब इसको सुसाइडल बैग्स क्यों बोलते हैं, और ये सेल ऑर्गेनल्स को कब खाएगा, क्या कभी भी खा जाएगा, नहीं। कौन सी कंडीशन में खाएगा, व्हेन सेल्स गेट डैमेज्ड, मतलब हमारी बॉडी का कोई सेल डैमेज हो गया तो उसके बाद ये जो लाइसोसोम्स है ये फट जाता है, बस्ट हो जाता है। बस्ट होने के बाद इसके अंदर जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स है वो बाहर निकल जाएंगे। अब वो इतने पावरफुल हैं कि वो जो भी डैमेज सेल ऑर्गेनल्स है उसको अपने अंदर क्या कर जाएगा, डाइजेस्ट कर जाएगा। ठीक है, लाइसोसोम्स में बर्स्ट एंड द एंजाइम डाइजेस्ट देयर ऑन सेल्स, लाइसोसोम्स अपने ही सेल को क्या कर जाएगा, डाइजेस्ट कर जाएगा। देयरफॉर लाइसोसोम्स आर नोन एज सुसाइडल बैग्स ऑफ सेल, इसलिए हम लाइसोसोम्स को क्या बोलते हैं, सुसाइडल बैग्स ऑफ सेल। ये आपके क्वेश्चन आ सकता है कि वाई द लाइसोसोम्स आर नोन एज सुसाइडल बैग्स, आपका आंसर क्या आएगा, क्योंकि जब भी सेल डैमेज हो जाता है तो लाइसोसोम्स बस्ट हो जाता है, बस्ट होने के बाद वो उसमें से जो एंजाइम निकलते हैं वो अपने ही सेल्स को क्या करते हैं, डाइजेस्ट कर जाते हैं, इसलिए इनको सुसाइडल बैग्स बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद आपके क्वेश्चन आ सकता है कि इसको वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये हमारे सेल को क्लीन रखता है, इसलिए इसको वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम बोलते हैं। और ये भी लिख सकते हो कि कोई भी फॉरेन मटेरियल है उसको अपने अंदर डाइजेस्ट कर जाता है, एज वेल एज वोन आउट सेल ऑर्गेनल्स, और अपने ही सेल ऑर्गेनल्स को भी खा सकता है। ठीक है, उसके बाद आपके क्वेश्चन आएगा कि इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, तो आप लिख दोगे इट इज़ मेम्ब्रेन बाउंड सेक फिल्ड, मतलब एक थैली सी होती है जिसके बाहर क्या प्रेजेंट होती है, एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहती है। उस मेम्ब्रेन के अंदर ये जो सेक है वो जो सेक है इसके अंदर क्या फिल रहता है, डाइजेस्टिव एंजाइम फिल रहते हैं, और जो कि कहाँ प्रिपेयर हुए हैं, हमारे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रिपेयर हुए हैं। ये बात समझ में आ गई, लाइसोसोम समझ में आ गया। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, सुसाइडल बैग्स बोलते हैं। एक सैक होती है जिसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम फिल रहते हैं। ठीक है, जो कि कैसे होते हैं, बहुत पावरफुल होते हैं, इतने पावरफुल होते हैं कि अपने ही सेल्स को खा सकते हैं। ये आपका हो गया लाइसोसोम्स के बारे में। अब हम आगे बढ़ते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं, पावर हाउस बोलते हैं, क्योंकि जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है वो कहाँ होती है, किससे होती है, पावर हाउस से होती है, इसलिए इसको भी हम माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं। जितनी भी एनर्जी जनरेट होगी वो किससे होगी, माइटोकॉन्ड्रिया से, देखेंगे अभी हम आगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी स्ट्रक्चर देख लो। ठीक है, ये होती है आउटर मेम्ब्रेन और इनर, ये अंदर वाली जो फोल्डेड फॉर्म में है ना, ये कौन सी है, इनर मेम्ब्रेन, यानी कि ये दो मेम्ब्रेन से मिलकर बना है। कौन कौन सी, आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन। जो आउटर मेम्ब्रेन होती है ना वो कैसी होती है, पोरस होती है, और इनर मेम्ब्रेन होती है, ये आपको दिख रही होगी किस फॉर्म में है, फोल्डेड फॉर्म में है। तो इनर मेम्ब्रेन कैसी होती है, फोल्डेड होती है। स्ट्रक्चर में मैंने यही लिखा है। ठीक है, अब इसको हम क्या बोलते हैं, इट इज़ नोन एज पावर हाउस ऑफ सेल्स। वाई, क्यों बोलते हैं हम इसको पावर हाउस ऑफ द सेल्स, बिकॉज ये इसके फंक्शन में आ जाएगा, इसका बिकॉज का आंसर। ठीक है, एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द वेरियस केमिकल एक्टिविटीज़, जितनी भी केमिकल एक्टिविटीज़ होती है उस समय एनर्जी की ज़रूरत होती है, और वो एनर्जी कहाँ से मिलेगी, कौन प्रोड्यूस करता है, माइटोकॉन्ड्रिया प्रोड्यूस करता है। एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द वेरियस केमिकल एक्टिविटीज़ नीडेड फॉर द लाइफ इज़ रिलीज्ड बाय माइटोकॉन्ड्रिया। जितनी भी केमिकल एक्टिविटीज़ होती हैं हम, जो कि हमारी लाइफ के लिए इम्पॉर्टेंट है, वो सब कहाँ रिलीज़ होती है, वो सब कौन रिलीज़ करता है, माइटोकॉन्ड्रिया रिलीज़ करता है।
अब ये एनर्जी रिलीज कर रहा है, किस फॉर्म में कर रहा है? यहाँ जो पावर हाउस है उसमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, या तो वॉट्स में होती है, इस तरह से होती है। लेकिन इस माइटोकॉन्ड्रिया में जो एनर्जी जनरेट हो रही है, इसकी करेंसी क्या है? ये किस फॉर्म में जनरेट होती है? तो ये होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी जिसकी फुल फॉर्म क्या है? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। एटीपी मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में इसकी एनर्जी रिलीज होती है। अब एटीपी क्या होती है? इट इज़ नोन एज एनर्जी करेंसी ऑफ सेल्स। आपकी क्वेश्चन आ जाएगा, व्हाट इज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल्स? सेल्स की एनर्जी करेंसी क्या है? जो सेल्स के अंदर जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो किस फॉर्म में प्रोड्यूस होती है? एटीपी की फॉर्म में। ओके, और कहाँ प्रोड्यूस होती है? तो आपका आंसर आएगा माइटोकॉन्ड्रिया में। ओके, फिर इट इज स्ट्रेंज ऑर्गेनल्स। अब इसको स्ट्रेंज ऑर्गेनल्स क्यों बोला है? क्योंकि ये खुद के डीएनए एंड राइबोसोम्स बना सकता है। खुद के क्या बनाता है? इसके पास खुद के क्या होते हैं? डीएनए एंड राइबोसोम्स प्रेजेंट रहते हैं। अब राइबोसोम्स प्रेजेंट है तो ऑब्वियस सी बात है प्रोटीन भी सिंथेसाइज होगा वहाँ। तो इट ऑल्सो मेक सम ऑफ देयर ऑन प्रोटीन, और मतलब ये खुद के प्रोटीन को भी सिंथेसाइज कर सकता है। क्यों करता है? क्योंकि इसके पास राइबोसोम्स प्रेजेंट है। अब आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा, ऐसे कौन से ऑर्गेनल्स है जो जिनके पास खुद के प्रोटीन्स और राइबोसोम्स और डीएनए आते हैं? तो आपका आंसर आएगा माइटोकॉन्ड्रिया। और हमने किस में पढ़ा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पढ़ा था ना कि ये किसका फॉर्मेशन करता है? राइबोसोम्स बनाता है, और राइबोसोम्स क्या करता है? प्रोटीन को मैन्युफैक्चर करता है। तो एक तो आपका आंसर आ जाएगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक आपका आंसर आ जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया, एक आपको याद हो हमने न्यूक्लियस के बारे में पढ़ा था। न्यूक्लियस में हमने ये पढ़ा था कि इसके पास डीएनए प्रेजेंट होता है, खुद का डीएनए प्रेजेंट होता है। तो आप न्यूक्लियस का भी लिखोगे, ठीक है। तो ये जो तीन होते हैं इनके पास खुद के डीएनए और राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं जो कि प्रोटीन का सिंथेसाइज करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स और न्यूक्लियस, ठीक है। ये आपका हो गया माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। एक बार दोबारा देख लो, इसके पास दो मेम्ब्रेन होती है। जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो फोल्डेड होती है, आउटर मेम्ब्रेन कैसी होती है? पोरस होती है। इसको हम पावर हाउस भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि जितनी भी केमिकल एक्टिविटीज़ होती है उन सब कुछ करने के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है, और वो एनर्जी का कौन रिलीज़ करता है? माइटोकॉन्ड्रिया रिलीज़ करता है। और किसकी फॉर्म में रिलीज़ करता है? एटीपी मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में रिलीज़ करता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? एनर्जी करेंसी भी बोलते हैं, ठीक है। और ये ऐसा ऑर्गेनल्स है जिसके पास खुद के डीएनए राइबोसोम्स होते हैं जो कि प्रोटीन को सिंथेसाइज करते हैं। अब देखिए हमारा प्लास्टिड्स आता है, तो प्लास्टिड्स को मैंने क्या नाम दिया है? किचन ऑफ सेल्स। जो भी खाना बनता है वो कहाँ बनता है? किचन में बनता है। तो मेन काम प्लास्टिड्स का यही है कि ये फूड को सिंथेसाइज करता है। कैसे सिंथेसाइज करता है? मैंने आपको जब प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स के बारे में डिफरेंस बताया था, तो मैंने बताया था कि जो प्लांट सेल्स होता है इसके अंदर प्लास्टिड्स प्रेजेंट होता है, लेकिन एनिमल सेल्स में प्लास्टिड प्रेजेंट नहीं होता। तो प्लास्टिड्स क्या होता है? प्लास्टिड होता है क्लोरोप्लास्ट, जिसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट रहता है, ठीक है। तो क्लोरोफिल किसके अंदर प्रेजेंट रहता है? सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स में प्रेजेंट रहता है। और क्लोरोफिल किसके काम आता है? फूड को सिंथेसाइज करने में काम आता है। इसीलिए प्लास्टिड्स को हम किचन ऑफ सेल्स बोल रहे हैं, क्योंकि ये किस में काम आता है? फूड को सिंथेसाइज करने में काम आता है, ठीक है। जो प्लास्टिड्स है ये किस में प्रेजेंट रहते हैं? सिर्फ प्लांट सेल्स में प्रेजेंट रहते हैं। और इस प्लास्टिड्स को भी टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमा का मतलब है कलर, ठीक है, लेकिन ल्यूको का मतलब है कलरलेस या वाइट कलर का, ठीक है, वाइट कलर। क्रोमो का मतलब है कलर एंड ल्यूको का मतलब है वाइट कलर। क्रोमोप्लास्ट में भी क्लोरोफिल प्रेजेंट रहता है, और क्लोरोप्लास्ट में क्रोमोप्लास्ट में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट रहता है, क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल प्रेजेंट रहता है, जो कि क्या करता है? फोटोसिंथेसिस शो करता है। किसमें? प्लांट्स में। प्लांट्स से तो शो करता है फोटोसिंथेसिस को, एनिमल्स थोड़ा ना करते हैं। ह्यूमन बींग्स खड़े हो जाए सनलाइट में जाकर, क्या फूड प्रिपेयर हो जाएगा? नहीं होगा। इसलिए सिर्फ प्लांट्स में ही क्लोरोफिल प्रेजेंट रहता है,
इसीलिए उनमें फोटोसिंथेसिस होता है। हम में क्या होता है, प्लास्टिड्स प्रेजेंट नहीं होता, इसलिए क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं हो पाएगा। क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होगा तो हम फूड प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे। तो देखिए जो ये मैंने एक स्ट्रक्चर बनाई है किसकी, प्लास्टिड की, क्रोमोप्लास्ट की, ठीक है। तो ये बेसिकली जो बंच है, ठीक है, तो इस बंच को तो हमने ग्रेनम नाम दे दिया, और एक जो यहाँ पर जिसे बोल रहे हैं हम कॉइन है यहाँ पर, तो उसको हम थैलेकॉइड्स बोलते हैं, ठीक है। और इसके अंदर जो मीडियम फिल है वो क्या है, स्ट्रोमा है। अगेन दिस इज द टू मेम्ब्रेन, ठीक है। जो बाहर वाली मेम्ब्रेन है उसको आउटर मेम्ब्रेन बोलेंगे, और जो अंदर वाली मेम्ब्रेन है उसको इनर मेम्ब्रेन बोलेंगे, ठीक है। अब देखिए, तो जो भी वाटर एब्जॉर्ब होता है वो कहाँ से होता है, रूट से एब्जॉर्ब होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो एब्जॉर्ब होती है वो इसके स्ट्रोमा में जाके एब्जॉर्ब होती है। कौन एब्जॉर्ब करता है उसको, स्ट्रोमा एब्जॉर्ब करता है, जो कि किस में प्रेजेंट रहता है, हमारे क्लोरोफिल में। क्लोरोफिल की स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो क्लोरोफिल में फोटोसिंथेसिस होता है। फोटोसिंथेसिस के लिए हमें क्या चाहिए, वाटर चाहिए और कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, है ना। तो वाटर कहाँ से मिलेगा, उसको रूट से मिलेगा। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिलेगा, कौन एब्जॉर्ब करेगा, स्ट्रोमा एब्जॉर्ब करेगा, और जो कि किस में प्रेजेंट रहता है, क्लोरोफिल में, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। उसके बाद ल्यूकोप्लास्ट क्या करता है, बेसिकली फोटोसिंथेसिस तो शो नहीं करता क्योंकि इसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है। तो ये क्या काम करता है, ये काम करता है इन दिस मटेरियल सच एज स्टार्च, ऑयल एंड प्रोटीन्स, ग्रेन्यूल्स आर स्टोर्ड। ये सब चीज़ें इसके अंदर स्टोर रहती है, ठीक है। एंड ये बात समझ में आ गई। सबसे पहले बात बताओ कि जो प्लास्टिक होता है वो टू टाइप्स का होता है, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट होता है वो कलर होता है, और ल्यूकोप्लास्ट होता है वो कलरलेस होता है। और क्लोरोप्लास्ट होता है उसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट रहता है, या हम बोल सकते हैं क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट रहता है, जो कि किस में हेल्पफुल करता है, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, ठीक है। उसके बाद ल्यूकोप्लास्ट आता है, वो किसका स्टोरेज करता है, ऑयल्स का, प्रोटीन्स का और स्टार्च को स्टोर करता है। अब हम देखते हैं कि द इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द प्लास्टिड्स कंसिस्ट ऑफ द न्यूमरस मेम्ब्रेन लेयर्स एम्बेडेड इन द मटेरियल कॉल्ड द स्ट्रोमा। जो मैंने यहाँ स्ट्रक्चर बताई है ये उसी को एक्सप्लेन कर रहा है कि इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द प्लास्टिड के अंदर का जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर एक मेम्ब्रेन कंटेन रहती है विच इज़ एम्बेडेड इन द मटेरियल कॉल्ड द स्ट्रोमा। और जो कि वो जो मटेरियल है वो किस में एम्बेडेड रहता है, एक मीडियम में एम्बेडेड रहता है। उस मीडियम का नाम क्या है, स्ट्रोमा। मैंने बताया ना कि ये जो इन्होंने क्या बोला है यहाँ पर, प्लास्टिड न्यूमरस मेम्ब्रेन बोला है। ये जो मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन का जो बंच है उसको तो ग्रेनम बोल दिया। एक एक करके जो कॉइन्स की तरह जो दिख रहे हैं ये क्या है, थैलेकॉइड्स हैं, ठीक है। इन मेम्ब्रेन्स को क्या बोला है, थैलेकॉइड्स बोला है। और इसके अंदर जो मीडियम फील्ड है वो क्या है, स्ट्रोमा है, ठीक है। और माइटोकॉन्ड्रिया की तरह जो माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड से वो क्या कर रहे थे, जो माइटोकॉन्ड्रिया थे और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम थे, इनके पास क्या थे, खुद के राइबोसोम्स थे। उसी तरह से प्लास्टिड में भी खुद के क्या होते हैं, डीएनए एंड राइबोसोम्स प्रेजेंट रहते हैं। बात समझ में आ गई। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद के राइबोसोम्स और डीएनए थे, उसी तरह से प्लास्टिड के पास भी डीएनए और राइबोसोम्स प्रेजेंट रहते हैं। अब हमारे किस किस के पास राइबोसोम्स और डीएनए आ गए, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और प्लास्टिड। इसमें सिर्फ राइबोसोम्स होता है, राइबोसोम्स, ठीक है। और इन दोनों में डीएनए और राइबोसोम्स दोनों होते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई। दोबारा देखो, प्लास्टिड होते हैं सिर्फ किस में प्रेजेंट रहता है, प्लांट सेल्स में, जिसको टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट में। क्रोमोप्लास्ट का मतलब है कलर और ल्यूको का मतलब है कलरलेस। और जो क्रोमोप्लास्ट होता है वो किस में प्रेजेंट रहता है, क्लोरोप्लास्ट में, और जो कि किस में हेल्पफुल होता है, फोटोसिंथेसिस में। ल्यूकोप्लास्ट जो होता है वो स्टोरेज में काम आता है, लेकिन इसकी जो स्ट्रक्चर थी वो कैसी होती है, किसकी, क्रोमोप्लास्ट की जो स्ट्रक्चर थी इसमें दो मेम्ब्रेन होती है, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। अंदर जो मेम्ब्रेन होती है उन मेम्ब्रेन के बंच को ग्रेनम, और जो एक एक मेम्ब्रेन है उसको थैलेकॉइड्स। इसके अंदर जो मीडियम फील्ड रहता है उसको स्ट्रोमा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। और ये खुद के डीएनए एंड राइबोसोम्स होते हैं इसके पास भी। अब हम आगे बढ़ते हैं वैक्यूल्स की तरफ। वैक्यूल्स क्या है,
इसको मैंने नाम क्या दिया है, स्टोर रूम। क्या नाम दिया है, स्टोर रूम, जो कि क्या करता है, स्टोर रूम क्या करता है, जो भी चीज़ें होती हैं उन सबको हम कहाँ रख देते हैं, स्टोर में। स्टोर रूम में किसी को स्टोरेज करना है तो उससे हम कहाँ रखते हैं, स्टोर रूम में। तो वैक्यूल्स का भी काम यही है कि ये स्टोरेज करता है ये, ठीक है। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर देख लो। आपको याद होगा जब मैंने प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स में डिफरेंस बताया था, तब मैंने बोला था प्लांट सेल्स में बहुत बड़े वैक्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं, उनकी जो साइज होती है बहुत बड़ी होती है। लेकिन एनिमल सेल्स में जो वैक्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं उनकी साइज छोटी होती है, ठीक है। तो इसमें ये जो होंगे लार्ज वैक्यूल्स प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है। अब देखिए इस तरह से साइज देख लिए कि बहुत बड़ी साइज है इनकी। तो मैंने यहाँ ये लिखा हुआ है स्मॉल साइज इन एनिमल सेल्स एंड वाइल प्लांट सेल्स हैव लार्ज वैक्यूल्स। मतलब एनिमल सेल्स में इनकी साइज बहुत छोटी होती है, लेकिन प्लांट सेल्स में इनकी साइज लार्ज होती है, ठीक है। और ये अपने अंदर क्या स्टोर कर सकते हैं, सॉलिड और लिक्विड कंटेंट। मतलब सॉलिड को भी अपने अंदर स्टोर कर सकते हैं और अपने अंदर लिक्विड को भी स्टोर कर सकते हैं। इन प्लांट सेल्स vacuoles are full of cell saps and provided turgidity and rigidity to the cells। मतलब ये सेल्स से घिरे रहते हैं, चारों ओर से सेल्स से घिरे रहते हैं और ये सेल्स को क्या देते हैं, रिजिड प्रोवाइड करते हैं, रिजिडिटी प्रोवाइड कर देते हैं और टर्जिडिटी भी प्रोवाइड करते हैं। मतलब एक तरह से सपोर्ट देते हैं ये, ठीक है। और क्या करते हैं, इट स्टोर इम्पोर्टेंट सब्सटेंस। अब मैंने यहाँ इसको स्टोरेज रूम क्यों बोला है, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट सब्सटेंस को स्टोर करता है। अब वो इम्पोर्टेंट सब्सटेंस कौन से हैं, अमीनो एसिड, शुगर एंड वेरियस ऑर्गेनिक एसिड एंड सम अदर प्रोटीन्स, ओके। देन सम यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म हैव food vacuoles while some other have specialized vacuoles to expel excess water and waste। मतलब यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म थे, उनमें हमने देखा था कि जैसे अमीबा का एग्जांपल लिया था मैंने, ये कैसा था, यूनिसेल्युलर था। कुछ और यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनके अंदर सिर्फ फूड वैक्यूल्स प्रेजेंट रहता है, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर ऐसे वैक्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं जो सिर्फ एक्सेस वाटर को और वेस्ट को अपने अंदर से बाहर निकाल दे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया वैक्यूल्स के बारे में। बात समझ में आ गई कि इसको हम स्टोर रूम बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि अपने अंदर इंपॉर्टेंट सब्सटेंस को स्टोर करके रखता है। इसके अलावा ये सेल को रिजिडिटी प्रोवाइड करता है और टर्जिडिटी भी प्रोवाइड करता है। और क्या करता है, ये यूनिसेल्युलर होते हैं, मतलब किसी में फूड वैक्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं और किसी में क्या प्रेजेंट रहते हैं, ऐसे स्पेशल वैक्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं जो कि एक्सेस वाटर और वेस्ट को एक्सपेल कर देते हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा सेल ऑर्गेनल्स तो कंप्लीट हो गया। अब हमारा लास्ट टॉपिक रहता है इस चैप्टर का, जो कि है सेल डिविजन्स, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सेल डिविजन्स। सेल डिविजन्स में मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, जब मैंने चैप्टर स्टार्ट किया था उसमें मैंने बताया था कोई भी सेल्स है हमारा, उसके अंदर क्या प्रेजेंट रहता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है। तो सेल्स कब डिवाइड होगा, सबसे पहले इसके अंदर ये जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड होगा। न्यूक्लियस डिवाइड होने के बाद ही हमारा सेल डिवीज़न होगा। कैसे, जैसे ये मैंने यहाँ स्ट्रक्चर बनाई थी न्यूक्लियस, इसके बाद ये अंदर जो न्यूक्लियस है ये डिवाइड होने लग गया, ठीक है। ये जब न्यूक्लियस डिवाइड होने लग गया तो एक स्टेज ऐसी आएगी जब ये दोनों के दोनों डिवाइड हो जाएंगे पूरी तरह से। तो हमें ये दो तरह से क्या मिल गए, दो सेल्स मिल गए। ये हमारे पास एक सेल था, पुराना सेल्स था। इस पुराने सेल से न्यू सेल्स का फॉर्मेशन होना क्या होता है, सेल डिवीज़न होता है। उस सेल डिवीज़न के इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, क्रायोकिनेसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रायोकिनेसिस बोलते हैं, ठीक है। क्या हुआ था, सेल्स के अंदर सबसे पहले न्यूक्लियस डिवाइड हुआ। तो जब न्यूक्लियस डिवाइड होने लग गया उसके बाद हमें दो सेल्स मिल गए। तो पुराने सेल से न्यू सेल्स का फॉर्मेशन सेल डिवीज़न होता है। इस सेल डिवीज़न के प्रोसेस को हम क्रायोकिनेसिस बोलते हैं। द न्यू सेल्स आर फॉर्म्स इन ऑर्डर टू ग्रो टू रिप्लेस ओल्ड, या तो वो ओल्ड को रिप्लेस कर देते हैं और उनको ग्रोथ चाहिए उसके लिए, या फिर कोई सेल डेड हो गया है या कोई इंजर्ड हो गया है तो उसके लिए सेल डिविजन्स होता है। मतलब वो सेल डिवीज़न करके न्यू सेल्स का फॉर्मेशन कर देते हैं, ठीक है। कब करते हैं, या तो कोई सेल्स ओल्ड हो गया है या डेड हो गया है या इंजर्ड हो गया है, ठीक है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सेल डिविजन्स, ओके।
अब देखो सेल डिविजन्स भी दो तरह से होता है, एक होता है मिटोसिस और एक होता है मियोसिस। मिटोसिस में क्या होता है, सेल डिवाइड्स फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ टिश्यूज। इसमें जो सेल्स डिवाइड होते हैं ना वो किसके लिए होते हैं, अपनी ग्रोथ के लिए और टिश्यूज़ को रिपेयर करने के लिए। एक्चुअल में क्या होता है, हमारे अंदर 46 क्रोमोसोम्स होते हैं और जिसमें से जो 23 क्रोमोसोम्स होते हैं वो मेल के स्पर्म में प्रेजेंट रहते हैं और 23 फीमेल के ओवम में प्रेजेंट रहते हैं। जब ये दोनों कंबाइन होते हैं, फर्टिलाइजेशन होना स्टार्ट होता है इनका, उसके बाद मतलब कुछ आधे कैरेक्टर मेल्स में होते हैं और कुछ आधे कैरेक्टर फीमेल्स में होता है। ये दोनों आधे आधे कैरेक्टर्स ही मिलकर 46 क्रोमोसोम्स का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे हम बोलते हैं ना हेरिडिटी कैरेक्टर, कि हमारे अंदर हमारे पेरेंट्स के कैरेक्टर क्यों आए, तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक है इसको हेरिडिटी बोलते हैं और इस फिनोमिना को इनहेरिटेंस बोलते हैं। तो ये जो इनहेरिटेंस का फिनोमिना है क्यों होता है, क्योंकि 23 जो क्रोमोसोम्स है वो मेल के और 23 क्रोमोसोम्स फीमेल के दोनों जब कंबाइन होंगे तो 23 + 23 46, यानी आधे कैरेक्टर मेल के आ गए और आधे कैरेक्टर फीमेल के आ गए, तो टोटल 46 हमारे अंदर क्रोमोसोम्स आ गए, जो कि हाफ हाफ है किसका, मदर एंड फादर का। इसीलिए हमें उनके आधे आधे कैरेक्टर मिलते हैं जिसे हम हेरिडिटी कैरेक्टर्स बोलते हैं। ठीक है, तो अब देखो मिटोसिस और मियोसिस क्या होते हैं। मिटोसिस किसके लिए, मिटोसिस में जो सेल डिवीजन होता है वो किसके लिए होता है, फॉर देयर ग्रोथ एंड टिश्यूज़ को रिपेयर करने के लिए होता है। जैसे मान लो यहाँ मैंने क्रोमोसोम्स लिए है जो कि कितने अमाउंट में प्रेजेंट है, 2n में प्रेजेंट है। ठीक है, उसके बाद ये देखो ये 4 है, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। ठीक है, इस तरह से है। जब ये डिवाइड होने लगते हैं तो ये दो डॉटर साइन में डिवाइड हो जाते हैं। डॉटर साइन मतलब डिवाइड होना, ये डॉटर सेल्स बोल रहे हैं हम यहाँ, सॉरी आयंस नहीं, सेल्स, डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, मतलब डॉटर्स यानी कि छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो गए। ठीक है, ये 2n था, ठीक है, ये 4 थे, अब मुझे यहाँ कितने मिले, 1 ही मिले हैं। देखो 1 1 1 1 और कितना मिला, इस 2n का हाफ है कितना, n। ठीक है, and reproductive organs or tissues in animals and plants divide to form gametes after fertilization gives offsprings। जो मैंने यहाँ ये बात बताई कि दोनों के दोनों जब फर्टिलाइजेशन करते हैं तो उनका जो ऑफस्प्रिंग होता है, उनके ऑफस्प्रिंग में इनके आधे आधे कैरेक्टर्स प्रेजेंट रहते हैं। वो आधे आधे कैरेक्टर्स किस लिए प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि 23 स्पर्म में और 23 ओवम में। स्पर्म यानी जो मेल का स्पर्म में और फीमेल यानी फीमेल के ओवम में। ठीक है, इस तरह से ये हो गया आपका। अब हम आते हैं मियोसिस में। मियोसिस में भी वही मैंने 2n क्रोमोसोम्स लिए। उसके बाद यहाँ क्या होता है, क्रोमोसोम्स की जो नंबर है वो सेम रहती है। क्रोमोसोम यहाँ देखो, यहाँ भी 2n थे और यहाँ भी कितने हैं, 2n में। एक्चुअल में ये डिवाइड हुआ, सिर्फ यहाँ से ये हाफ हो गए। ठीक है, लेकिन क्रोमोसोम्स तो हमारा वैसा का वैसे ही है, वो तो डिवाइड नहीं हुआ। लेकिन उसके बाद जब हमें डॉटर आयंस मिलेंगे तब ये क्या हो जाएंगे, 4 डॉटर सेल्स में ये डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, ये देखो 4 सेल्स मिल गए हमें, हाफ ऑफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स देन दैट ऑफ मदर सेल्स। ये हमारी मदर सेल्स थी और ये वाले कौन से आ गए, डॉटर सेल्स। तो मदर आयंस के हाफ मिले हमें। ठीक है, ये जो मदर सेल्स थी, मदर सेल्स के हाफ डॉटर सेल्स मिले हमें। ठीक है, ये 2n थी, सबसे पहले 2n नंबर सेम रहा क्रोमोसोम्स का, उसके बाद इनका नंबर हाफ हो गया। ठीक है, और मिटोसिस में इनका नंबर स्टार्टिंग में ही हाफ हो जाता है। देखिए, ये आपका सेल डिवीज़न के बारे में था। ये वीडियो आपकी यहीं ख़त्म होती है, ये चैप्टर भी यहीं ख़त्म होता है। इस चैप्टर्स में हमने सेल ऑर्गेनेल्स समझे और हमने क्या समझा, प्लांट एनिमल और एनिमल सेल्स के बारे में उनके डिफरेंस देखे, और हमने क्या देखा कि बेसिक स्ट्रक्चर देखी सेल की बेसिक स्ट्रक्चर क्या होती है, जिसके अंदर हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बारे में पढ़ा था। और इस वीडियो में हमने सेल ऑर्गेनल्स के बारे में और सेल डिवीज़न के बारे में समझा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार आप खुद से रीड करके देखना। ठीक है, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।